हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है जेप्टो की। तो जेप्टो के फाउंडर्स अपने स्टेक्स नहीं बेच रहे हैं इस आईपीओ के अंदर। इनका कहना है कि जो इनकी मार्केटिंग कॉस्ट है वो 10 रुपए 80 पैसे से घट के 1 रुपए के अंदर आ गई है। अगर फाइनेंशियल ईयर 24 के फर्स्ट क्वार्टर से फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 4 को कंपेयर करके चले तो बाकी प्रमोटर की होल्डिंग है। देखो मैं समझा रहा हूं कहानी क्या है। फाउंडर्स अपने स्टेक्स को नहीं बेच रहे हैं, फाउंडर के तो स्टेक्स कम है बट इनकी प्रमोटर ग्रुप की होल्डिंग ज्यादा है। तो लॉजिकली आपने कंपनी के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर रखा, आप प्रमोटर ग्रुप के थ्रू बेचोगे, क्योंकि रिपोर्ट्स तो यही कह रही है कि इस कंपनी के अंदर जो ऑफर फॉर सेल होने वाला है वो बहुत मोटा होने वाला है। बाकी जब आएगा तब इस बारे में बात करेंगे, बट ये एक अच्छा नरेशन बनाने का तरीका है कि भाई प्रमोटर्स अपना स्टेक्स नहीं बेच रहे हैं। प्रमोटर फैमिली ग्रुप के बारे में यहाँ पे बात नहीं करी गई है। इनके पास तो दोनों फाउंडर के पास 2% के आसपास स्टेक पड़ा है, तो वो नहीं बेच रहे हैं, ठीक है। प्रमोटर फैमिली के पास तो 20% के आसपास स्टेक पड़ा है। अब लेट्स सी, जब पूरा डिस्क्लोजर आएगा तब पता लगेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जब भी आईपीओ आने वाला होता है उससे पहले खबरें आती रहती है। इसके अलावा मैं टॉइंग की बात करके चलूं तो उनका डेली एक्टिव यूजर जोमैटो स्विगी की वॉल्यूम को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके हिसाब से ये बहुत बड़ी बात है भाई। मेरे हिसाब से डेली एक्टिव यूजर का मतलब समझो कि एक ऐप के ऊपर डेली कितनी बार लोग आते हैं। जैसे जोमैटो स्विगी या इन जैसी एप्स की बात करके चले तो इनको चाहिए एक ऐसा कस्टमर जो डेली इनसे ऑर्डर करे, दिन में इनफैक्ट मल्टीपल बार ऑर्डर करे। तो इनके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है डाउ। अब कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हमको डेली एक्टिविटी नहीं चाहिए, वीकली चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करके चलूं तो उनका केपीआई है डेली एक्टिव यूजर, कि हमको डेली कितने लोग देख रहे हैं। बट अगर मैं मान लो एक एस्ट्रोलॉजी ऐप की बात करके चलूं अपनी ऐप की, तो मेरे लिए डेली एक्टिव यूजर शायद उतना बड़ा क्राइटेरिया नहीं है, वीकली या मंथली वाला एक हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि आपका जो यूजर है वो कितनी बार आपका प्रोडक्ट लेता है, उसके हिसाब से देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो एक ई कॉमर्स वेबसाइट D2C ब्रांड की बात करके चल रहा हूं, तो उसका गोल कभी भी ये नहीं है कि मेरा डेली एक्टिव यूजर बढ़े। उनका ये है कि वीकली या मंथली एक्टिव यूजर बढ़े। तो वहां पर आपको ये डेली एक्टिव वाला गेम नहीं दिखाई देता। बट प्लेटफॉर्म्स जो है जैसे स्विगी हो गया, Amazon हो गया, तो यहां पर डेली एक्टिव यूजर एक क्राइटेरिया है चेक करने का कि बिजनेस अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा। अब सबसे शॉकिंग बात यह है कि स्विगी का ही प्रोडक्ट है टॉइंग, और टॉइंग इनके बराबर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक बार चार्ट देखो, चार्ट के अंदर किस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है टॉइंग का। यहां पर ओनली भी है, ओनली रिसेंटली अनाउंस हुआ, मुझे लगा भाई तबाही मचा देंगे, लॉजिस्टिक सिस्टम है इनके पास में, पर ऐसा ग्रोथ नहीं दिखाई दिया जिस लेवल पे टॉइंग दिखाई दे रहा है। टॉइंग ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू में बोलूंगा कि मेरे को इनकी ब्रांडिंग भी बहुत प्यारी लग रही है। अलग ऑडियंस को केटर करने का प्लान है, पर वही सेम चीजें बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने देखा फासोस वासोस ये सारा का सारा माल वहां पे बिक रहा है। बट यहाँ पर क्या है, ये कह रहे हैं कि हम सस्ता अफोर्डेबल चीजें रखेंगे, यहाँ पर आपको सस्ते में माल मिलेगा। रिसेंट की ही बात है कि हम कुछ ऑर्डर कर रहे थे ऑनलाइन। मैं रेयरली ऑर्डर करता हूँ ऑनलाइन, नॉर्मली हम मंगवा लेते हैं, मतलब बंदा भेज के मंगा लेते हैं। बट मैं ऑर्डर कर रहा था, हमने स्विगी पे देखा, इस पे देखा और जोमैटो के ऊपर देखा, सबसे सस्ता टॉइंग पे नहीं था। एंड दैट वाज शॉकर। मतलब सेम प्रोडक्ट सबसे सस्ता नहीं है। मैंने कहा भाई ये कैसे हो सकता है। तो पोजिशनिंग का भी गेम है कि अगर देखा जाए, ये पोजिशनिंग कर रहे हैं, अपनी 2 एप्स बना दी ताकि हम मार्केट शेयर खा पाए। ये पॉलिटिक्स के अंदर ये चीज देखी जाती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर दो ताकि एक बड़ी पार्टी के थोड़े से शेयर्स खा जाओ, ताकि दूसरा कुछ और कुछ कर जाए। बाकी निखिल कामत जी की बात करके चले तो उन्होंने 50 लाख रुपए फूड स्टोरीज के अंदर इन्वेस्ट करे हैं। ये फूड स्टोरीज जो अशनी बियानी है उनका स्टार्टअप है, और यहाँ पर हमको फार्मर से, शेफ से, आर्टिसन से और फूड मार्केट से माल मिलता है। आइडिया ये है कि इसको 1000 करोड़ तक स्केल करना है, और लेट्स सी किस तरीके से होता हुआ दिखाई देता है। बियानी फैमिली इसमें आ रही है तो चीज सही हो सकती है। बट मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं एक मार्केट में ट्रेंड देख रहा हूँ, मैं बहुत सारे D2C ब्रांड को भी कंसल्ट करता हूँ, तो मैंने एक ट्रेंड देखा है कि लग्जरी वाला सेगमेंट जो है ना, वहाँ बिजनेस बन सकता है। मतलब वहाँ अच्छा प्रॉफिट भी बन सकता है, वहाँ अच्छे मार्जिन भी बन सकते हैं। तो उसके ऊपर अगर ध्यान दिया जाए
तो एक अच्छी कैटेगरी है, तो ये शायद उसी कैटेगरी को केटर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी वीडियो आगे जाने पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी रेजर पे ने भी आईपीओ के लिए फाइल कर दिया है। रिपोर्ट्स की मान के चले तो $600 मिलियन ये रेज करने का प्लान कर रहे हैं। बड़ी बात है भाई, देखा जाए तो लास्ट अगर इनकी वैल्यूएशन की बात करके चले 2021 के अंदर $7.5 बिलियन की इनकी वैल्यूएशन थी। ऑफर फॉर सेल होने वाला है, फ्रेश इक्विटी भी होने वाला है। कितना क्या होगा अभी क्लियर नहीं है, बट ये क्लियर था कि आईपीओ लेके आ रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने अपना डोमिसाइल शिफ्ट किया था, जहां पे इन्होंने रीडोमिसाइल की फीस $150 मिलियन की दी थी। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज है। और आप ये मान के चलो, जो भी कंपनी अपना डोमिसाइल वापसी शिफ्ट कर रही है या फिर पहली बार भी शिफ्ट कर रही है, वो आईपीओ निकालने का प्लान कर रही है। एक जगह पे हम देख रहे हैं मार्केट सिचुएशन सही नहीं है, और एक जगह पे हम ये देख रहे हैं कि आईपीओ निकाले। वाह भाई, मजे वाला सीन हो रहा है। वैसे देखना ये क्या होगा, क्योंकि एक साइड पे स्पेसएक्स की बात करके चले तो बम्पर आईपीओ जाता हुआ दिखाई दिया है। मैंने एक फ्यूचर ऑप्शन का ऐसे ही ट्रेड मार रखा था। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। मैं तो ऐसे ही किस्मत की खाने वाला बंदा हूँ। तो मैंने एक फ्यूचर ऑप्शन में मार रखा था 10x के लेवरेज के ऊपर साइड में, क्योंकि मुझे पता था खुलेगा, ऊपर ही जाएगा। और ये मान लो मैंने 50% का प्रॉफिट गेन किया। मेरा कैपिटल बहुत छोटा होता है, मतलब मैं ना 4-5 हज़ार रुपये से खेलता हूँ। 10x का लेवरेज में तो 40-50 हज़ार रुपये का कैपिटल होता है, उसी के ऊपर खेलता हूँ। और 2-4-5 हज़ार रुपये ऊपर नीचे बन जाए, उसी में खुश है। मतलब मैं इसको पैसा कमाने के लिए नहीं खेलता, जस्ट टू चेक कि क्या जो मेरा हाइपोथेसिस है वो काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, उसके लिए करता हूं। बाकी एयरटेल की बात करके चले तो उन्होंने जियो के ऊपर कंप्लेन डाली है कि वो 26 गीगाहर्ट्ज का जो 5G स्पेक्ट्रम है उसको फाइबर के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। ये स्पेक्ट्रम 5G के लिए है और तुम वायर के अंदर चला रहे हो, इसलिए कंप्लेन करी जा रही है, जिसकी वजह से इंटरफेरेंस हो सकती है, हो सकता है। लेट्स सी क्या होता है। बाकी जियो वाले टॉप 20 लिस्ट के अंदर पहुंच गए। अगर पेटेंट रैंकिंग की बात करके चले भाई, 320 पोजीशंस ऊपर बढ़ते हुए दिखाई दिए है। इन्होंने 5G के अंदर एडवांस 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI नेटिव नेटवर्क्स, क्लाउड नेटिव प्लेटफॉर्म्स, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, एज इंटेलिजेंस, पता नहीं किस किस के अंदर आईपीओ फाइल किए हैं। 1000 से ज्यादा तो आईपीओ इनके ग्रांट भी हो गए हैं। बढ़िया। एक साइड पे रिलायंस देखा जाए तो रिलायंस अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा, दूसरी साइड पे जियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। होल्डिंग है ठीक है रिलायंस की उसके अंदर, बट जियो मुझे लगता है ये स्पेसएक्स वाला जैसे सीन हुआ ना, बहुत बड़ी आईपीओ निकला और एकदम झटके में वैल्यूएशन सबकी बढ़ती चली गई। ऐसे ही देखना भी रिलायंस रिटेल, जियो, ये जितने भी रिलायंस के नीचे के प्रोडक्ट है ना, इन सब का जब आईपीओ निकलेगा तो आप देखना मुकेश अंबानी एंड फैमिली की वैल्यूएशन कम आ गई, मतलब इनकी नेटवर्थ कम आ गई। बाकी चाइना की बात करके चले तो यूएसए से आगे निकल गए हैं R&D इन्वेस्टमेंट के अंदर। कुछ न्यूज पहले ही हमने इस बारे में बात करी थी कि चाइना के अंदर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा हेल्प करती है वहां के बिजनेस को, और R&D के ऊपर भी वो बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, हमको अपनी चिप्स बनानी है, AI के ऊपर काम करना है, लो पैसा काम करो। क्योंकि पहले भी यही बात हुई थी ना कि जब डीप सीक आया था तो एलिगेशन यही थे कि डीप सीक कह रहा है कि मैंने इतने रुपए में ये मॉडल बना लिया, इससे ज्यादा कॉस्ट आई है, चाइनीज गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है और ये बस हमको लग रहा है। तो मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, बट ये जो इनका अप्रोच है वेरी गुड है। मैंने ये बात पहले भी बताई है, मैं फिर से आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, उससे आपको बहुत कुछ पता लगेगा कि इंडिया क्यों बहुत सारी रेस जीत ही नहीं सकता। तुम कुछ भी बोल लो कि इंडिया पॉलिटिकली ऐसा है, तुम किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर लो, एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल के ऊपर हमारा प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो सकता एटलीस्ट अभी तो। अगर मैं यूएस की बात करके चलूं तो यूएस इज अ वेरी मैच्योर इन्वेस्टर इकोसिस्टम। मतलब वहां पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हैं जिन्होंने 2-3 बार कंपनियां राउंड्स रेस कर लिए। मतलब पहले मैं एक बार फंड रेस करता हूं, फिर उसके बाद, और किससे करता हूं, एलपी से। एलपी का मतलब मान लो साहिल खन्ना है, साहिल खन्ना के पास पैसे पड़े हैं, तो एक एलपी आया, मतलब एक बंदा आया, उसने कहा भाई मेरे को 10 करोड़ रुपए दे दे, मैं तेरे फंड्स को यूज करके स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करूंगा। तो मेरे जैसे 100 बंदों ने दे दिया, उसके पास में 1000 करोड़ आ गया। अब उसके पास 1000 करोड़ रुपए है स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए। किसी में वो 100 करोड़ डालेगा, किसी में 50 डालेगा, किसी में 10 डालेगा, किसी में 5 डालेगा। अब क्या हुआ, ये मेरे पैसे एक तरह से सब में बढ़ गए, जिसकी वजह से मेरा रिस्क डिवाइड हो गया। और एट लास्ट अगर वो आईपीओ मतलब कंपनीज फटती दिखाई देती है तो मेरे पैसे डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाए, जो भी हो सकता है। तो एक कंपनी पहली बार पैसा रेस करती है, दूसरी बार करती है, ठीक है, तो नॉर्मली माना जाता है 3 से 4 साल के अंदर रिटर्न मिल सकता है अगर कोई ढंग से सोच के चले तो किसी ने अगर 4 बार पैसा रेस कर लिया, दिस मीन्स आपने मुझे पैसा कमा के दिया होगा तभी मैंने लगाया ना। तो यूएस के अंदर ऐसे ऐसे वीसी फंड्स हैं जिन्होंने
मल्टीपल इटरेशंस के अंदर पैसा कमा लिया है। तो जो मल्टीपल इटरेशंस के अंदर पैसा कमा लिया है, तो वहां पर इतनी मैच्योरिटी है कि अगर कोई आइडिया सोचता है, कोई स्केल करने के लिए पैसा रेस करने की कोशिश करता है, तो आराम से पैसा मिल जाता है। स्पेसएक्स की बात कर लो ना, आईपीओ निकाला, सदी का सबसे बड़ा आईपीओ, $75 बिलियन रेस कर रहे हैं, रेस भी कर लिया, रिटेल का पोर्शन $100 बिलियन से ऊपर का था। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और अभी भागता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहां पर इतना फंड है। चाइना की बात करके चले तो वहां पर अभी इकोसिस्टम इवॉल्व नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इवॉल्व हो रहा था, बट 2021-22 के अंदर चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत सारे कांड किए ना, उन्होंने पूरा पूरा एडटेक ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा भाई बच्चों को पढ़ाने के लिए तुम पैसा नहीं ले सकते। वहां पे बड़े बड़े बिजनेसेस रातों रात खत्म कर दिए, जिसके चक्कर में इन्वेस्टर्स का चाइना से ट्रस्ट उठना शुरू हुआ। और यही अभी इकोनॉमिक कंडीशन देख रहे हैं चाइना की, वही रीजन है। बट गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पैसा लगा दूंगा। तो उन्होंने खुद का फंड डालना शुरू किया। इन्वेस्टर्स का पैसा पहले भी आता था, गवर्नमेंट का भी आता था, पर अब इन्वेस्टर का गया तो गवर्नमेंट ने और डालना शुरू कर दिया। इंडिया की बात करके चले तो इंडिया में सब्सिडीज देनी है गवर्नमेंट को सबसे पहले तो अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है तो कहां से क्या बनेगा? गवर्नमेंट में पैसा ही नहीं है आर&डी के ऊपर कुछ लगाने के लिए, कुछ करने के लिए। स्टार्टअप फंड्स के नाम पे हम 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ के ग्रांट दे देते हैं। और ग्रांट तो बड़ी बात करके मैं इक्विटी लेके हम कहते हैं कि देखो हमने स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया, ये कर दिया। अगर हमको जैसे एआई की बात करके चले, को ट्रूली एआई वाली बात करनी है, 10,000 15,000 20,000 करोड़ की बातें करनी है यहाँ पे। एक बार एंट्रोपिक देखो, ओपन एआई देखो, कितना जला रहे हो एक क्वार्टर के अंदर। इतना पैसा इंडिया में नहीं आ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी पॉलिटिकल ताकत आ जाए। ये एक सिस्टमेटिक तरीका होगा जिसमें टाइम लगेगा। तो हमेशा हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर लोग आईपीओस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो कुछ ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए जहां पर स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना भी थोड़ा सा आसान हो जाए। हो सकता है, देखो देखा जाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 1 करोड़ होना चाहिए आपके पास में नेटवर्थ, 1 करोड़ या 2 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए, उसके बाद आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट लोगों को पता ही नहीं है। मैं अभी कंसल्टिंग कर रहा हूँ तो मैं बहुत सारे बड़े लोगों से मिल रहा हूँ, उन लोगों को मतलब उनके पास फंड्स है, पर उनको यही नहीं पता कि स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके वो बहुत पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो एक्सपोजर ही नहीं है। अभी भी उनको प्रॉपर्टी वगैरह चीजें ज्यादा समझ में आ रही है। तो मतलब मुझे लगता है कि इंडिया वहां पर पहुंचने के लिए टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा और पता नहीं क्या क्या लगेगा। मतलब हमको वोडाफोन वालों से बात करनी चाहिए देश को कि उन्होंने ऐसा क्या हवन कराया था, क्या किया था। वही सेम चीज अगर हम कराएंगे तभी काम हो पाएगा। बाकी डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि ईरान के साथ में पीस डील साइन हो गई है। पीस डील साइन नहीं हुई है, देखो पहले ईरान, ये तो मार्केट को ऊपर नीचे करने का तरीका है, ये तो हमने हिस्ट्री देख ली है। तो उन्होंने बोल दिया मार्केट कर लिया, इस चक्कर में मार्केट ऊपर भागती हुई दिखाई दी है। एमओयू साइन हुआ है, पहले क्लियर करता। तो ईरान वालों ने पहले मना किया था, उसके बाद बोला एमओयू साइन हुआ है, अभी पूरा साइन नहीं हुआ है। और यहां पर बहुत सारी बातें निकल के आ रही है कि ये जितना भी इनका फ्रीज है फंड $25 बिलियन का ईरान का, वो ये रिलीज करेंगे। इसके अलावा रिपोर्ट्स ये भी कह रही है जो नुकसान हुआ उसकी भी भरपाई करेंगे। मतलब एक जगह पे तो $300 बिलियन पड़ रहा था मैं देखे। अभी कोई क्लियर नहीं है। अभी सिर्फ ये डिसाइड हुआ है कि ये जो नेबरिंग नेशंस है ईरान के दोस्त, वहां पर भी अटैक नहीं होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाएगा और सब कुछ सही चलेगा। और ये खबर आते ही ऑयल के प्राइसेस सारी मार्केटें ऊपर भागती हुई दिखाई दी, ऑयल के प्राइसेस नीचे आते हुए दिखाई दिए। ऑयल के प्राइसेस $80 पर बैरल से नीचे जाते हुए दिखाई दिए, जो कि एक अच्छी चीज है। पिछले कुछ टाइम से हमको ऑयल के प्राइसेस ऊपर दिखाई दे रहे थे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। बाकी सिल्वर के प्राइसेस की बात करके चले तो 50% नीचे जाते हुए दिखाई दिए अपने ऑल टाइम हाई से। 2,40,000 पर केजी के आसपास सिल्वर आ गया है। मुझे लगता है ये जो न्यूज निकल के आई है एकदम अचानक से, ये ना थोड़ा संभल के रहना, ये ना एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है निकालने की। तो मतलब मैंने न्यूज़ हमेशा, कभी मुझे लगता है ना कुछ ऐसी वाली न्यूज़ है तो मैं उसको कवर कर लेता हूँ, उसके ऊपर आपको एक वार्निंग साइन भी दे देता हूँ। मुझे पर्सनली लगता है ये एक थोड़ा सा पीआर नरेशन टाइप्स बनाने वाली बात है कि अब देखो सिल्वर के प्राइस नीचे आ गए, राइट टाइम में इन्वेस्ट करने का। देखो कितना बड़ा था, 50% नीचे आ गया। तो दिमाग में एक मतलब जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं सबके दिमाग में ये आइडिया आएगा 50% नीचे आ गया, अब ले लेते हैं भाई, अब तो बढ़ेगा ही, रुक जाओ भी, ठीक है ना, अभी वेट करो। बाकी हमारी गवर्नमेंट ने $10 बिलियन का जो टैरिफ रिफंड आने वाला है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए, उसके ऊपर प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है फ्रेट फॉरवर्डर्स। मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मुझे माल कोई एक्सपोर्ट करना है तो मुझे एक एजेंसी पकड़नी पड़ती है। जरूरी नहीं है एजेंसी पकड़नी है, पर ज्यादातर तो लोग पकड़ते हैं, अच्छा काम करने वाले भी पकड़ते हैं। तो वो एजेंसी का काम होता है बैंक से बात करना, उधर के बैंक से बात करना। तो बेसिकली वो एक तरह से ऑन पेपर मेरा एक्सपोर्टर हो जाता है। तो माल मुझसे लेता है, वहां माल बेचता है, हमने सारे डील कर रखे होते हैं, वो बीच में कट लेता है। तो सबसे बड़ी बात यह है जितना एक्सपोर्ट का माल होता है उसमें फ्रेट फॉरवर्डर इन्वॉल्व है।
ऑन डॉक्यूमेंट वही लोग एक्सपोर्टर है, तो रिफंड ऑन पेपर उन्हीं के पास में आएगा, तो वो अब ट्रांसफर कैसे होगा, ये सब कुछ कैसे होगा। जो बैंक्स की ब्रांच यूएस के अंदर है वहां से इजीयर ट्रांसफर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी थोड़ी और क्लैरिटी इसके ऊपर आए तब समझ में आएगा, मेरी जान पहचान वाले में किसी को मिलेगा ना तब बताऊंगा। बाकी हमारी गवर्नमेंट ने फॉरेन इंडिविजुअल्स के लिए लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करना और आसान कर दिया है। मतलब लिस्टेड कंपनीज में 10% तक की होल्डिंग रख सकते हैं। वो पेड अप कैपिटल की बात करके चले, ये नंबर पहले 5% था, तो मतलब एफडीआई को बढ़ाने का एक तरीका हो रहा है अगर देखा जाए तो। बाकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स की बात करके चले तो वो 51% बढ़ते हुए दिखाई दिए फाइनेंशियल ईयर 26 में, 56 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गए। मतलब इतना ज्यादा देश में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अगर देखो सिंपल सी बात, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, खर्चा, रोड बन रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो मेरी थ्योरी ये कहती है कि अगर आप खर्चा करोगे, मेरी थ्योरी क्या मतलब जर्नल ये इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है कि अगर आप खर्चा करोगे तो महंगाई बढ़ेगी और लोगों के पास में परचेज मतलब पैसा आएगा, हाथ में पैसा आएगा। हाथ मतलब लॉजिकली अगर खर्चा करोगे तो लोगों के पास पैसा आएगा और उसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी। तो ये एक साइकिल है। तो अगर इतना खर्चा हुआ है, 51% का राइज आता हुआ दिखाई दिया है खर्चों के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो मार्केट सिचुएशन सही होनी चाहिए थी। पर जब मैं किसी से बात करता हूँ ऑफलाइन मार्केट की या ऑनलाइन मार्केट की, सब बोल रहे हैं बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा, मार्केट उतनी अच्छी नहीं है इस टाइम पे, तो भाई हाल बुरा है, हाल बुरा है। ऑल दो कई लोगों का काम ही हमेशा बोलना होता है कि भाई हाल बुरा है, सब बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बट पता नहीं भाई मुझे, आप बताओ जो लोग बिजनेस कर रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, ये जो बातें करी जा रही है क्या आपको इम्पैक्ट दिखाई दिया है ऑन ग्राउंड। अब वो वाली बात हो कि रोड खोदी फिर से रोड बना दी, खोदी फिर, पर अगर रोड खोदोगे बनाओगे लेबर का, फिर रोड़ी पत्थर जो लगा रहे हैं उन सब का भी तो होगा। ऑन पेपर है तो बात अलग है, बाकी मैं कह नहीं रहा हूं ये ऑन पेपर है तो बात अलग है, पर मैं आपको समझा रहा हूं। इसके अलावा मारुति और मर्सिडीज की बात करके चले तो उनकी ईवी डिलीवरीज डिले होती हुई दिखाई दे रही है, इतनी डिमांड आ रही है। मैं मारुति तो समझता हूं और मर्सिडीज भी समझता हूं, क्योंकि मर्सिडीज कम क्वांटिटी बना रहा है, उसकी डिमांड आ रही है इसलिए, क्योंकि सही रेट में मर्सिडीज की ईवी मिल जाती है ना, तो इस चक्कर में वहां डिमांड आ रही होगी। अब गाड़ी कम बना रहे हो तुम तो डिमांड तो बड़ी लगती है ना। दूसरी साइड पे मारुति की ईवी की डिमांड आ रही है, सस्ती है इसलिए। पर मुझे लगता है कि मारुति की ईवी क्यों लेनी है, मतलब मार्केट में इतने तोड़ तोड़ ऑल्टरनेटिव्स है हर रेंज के अंदर, या शायद मैं मार्केट में थोड़ा सा ज्यादा घुसा हूं इसलिए मुझे थोड़ा ज्यादा पता है। मतलब अगर आप सोचोगे तो मारुति का मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसको कहाँ, ग्रैंड विटारा कहने को आप बोल दो कि ग्रैंड विटारा ईवी एक बढ़िया गाड़ी है, पर उसकी रेंज के जिस रेंज के अंदर आ रहा है आपको इतने ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं मार्केट के अंदर, पता नहीं कौन ले रहा है। बाकी एलॉन मस्क का कहना है कि $1 ट्रिलियन का रेवेन्यू स्पेसएक्स का 2030 तक वो छू देंगे, मतलब उनका प्रेडिक्शन है। पहली चीज बताता हूँ, एलॉन मस्क जो बोलते हैं वो हमेशा सही नहीं होता है। एलॉन मस्क हमेशा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं जो अचीव नहीं हो सकती। तो बट उनका ये कहना है कि ऐसा हो जाएगा, अपने आप में एक बड़ी बात है। लेट्स सी क्या होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा एलॉन मस्क ने बोला है पहला क्वाड्रिलियनेयर बनने के लिए, मतलब जिसके पास $1,000 ट्रिलियन है, इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब अभी एक पहला ट्रिलियनर बना है और वो कह रहे हैं कि 1,000 टाइम्स बनना भी पॉसिबल। ठीक है, अगर आप ओवर लंबे पीरियड ऑफ टाइम की बात करके चलो, क्योंकि मुझे अभी रिसेंटली की बात याद है, पहली $1 ट्रिलियन कंपनी बनती हुई दिखाई थी, अभी रिसेंट की बात है, और अब तो ट्रिलियन से ऊपर के तो आईपीओ निकालने की बात करी जा रही है। मतलब स्पेसएक्स का आईपीओ ही 2.3 ट्रिलियन पे खुला है शायद मेरे हिसाब से, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो पॉसिबल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि, मतलब अपॉर्चुनिटी तो हर चीज की है ना, बोल कुछ भी तो पॉसिबिलिटी है कि साहिल खन्ना हवा में उड़ सकता है और कल को सुपरमैन बन सकता है, पॉसिबिलिटी तो है ना। बाकी माइक्रोसॉफ्ट की बात करके चले तो उन्होंने अपने गेमिंग बिजनेस को स्पिन ऑफ करने का प्लान किया है। बेसिकली कोशिश कर रहे हैं उस बिजनेस को थोड़ा सा अलग कर दिया जाए माइक्रोसॉफ्ट से। एक्टिविजन को कुछ टाइम पहले खरीदा था और अभी मार्केट में बहुत कंपटीशन है, प्ले स्टेशन हो गया, नाइटेंडो हो गया, ये मार्केट में प्लेयर्स है। प्ले स्टेशन तो बहुत ज्यादा गेम्स भी निकाल रहा है, पिछले कुछ टाइम में बहुत सारी अनाउंसमेंट भी करी है उन्होंने। तो इनको कुछ ना कुछ करना था, और अगर कुछ ज्यादा करेंगे और एक्टिविजन खरीदा हुआ है तो ये ना हो जाए कि सीसीआई के लपेटे में आ जाए, सीसीआई तो मतलब कंपटीशन वाले कहीं ना कहीं लपेटे के अंदर आ जाए। तो ये उसको अलग ही कर रहे हैं ताकि उस एंटिटी को अलग तरीके से स्केल कर सके। क्या एक्सबॉक्स चलेगा पता नहीं, मतलब मेरे पास प्ले स्टेशन था, ठीक है, बड़े शौक शौक में लिया था, पर मैंने उस लेवल का यूज नहीं किया, क्योंकि बचपन में कभी ले नहीं पाए थे, बचपन में बाहर जाके खेलते थे। फिर उसके बाद जब कोविड वोविड आया उस टाइम पे ले लिया, टशन टशन में थोड़ा टाइम खेला, फिर उसके बाद फिर टीम नहीं खेला, फिर कंपनी बिक गई तो फिर वो पड़ा ही हुआ था, कोई यूज ही नहीं करता था।
अभी मेरा भाई उसको खेल रहा थोड़ा सा, पर वो थोड़ा सा ही खेल रहा है, टचा नहीं है, मतलब मुझे लगता है मेरे जैसे लोगों के लिए। क्या आपके घर में प्ले स्टेशन का क्या हाल है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, मेरे को अच्छा फील करना है कि मेरे जैसे और भी लोग हैं। बाकी मार्केट की बात करके चले तो 1700 पॉइंट्स ऊपर जाती है दिखाई दिया है। डोनाल्ड ट्रम्प इज अ वेरी गुड पर्सन भाई, इनको पता है मार्केट कैसे चलानी है, क्या बढ़ाना है क्या घटाना है, एक ट्वीट डालो काम कर दो। एलॉन मस्क भी ऐसे ही है, तो दोनों के दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बाकी करेंसी की बात करके चले तो करेंसी थोड़ी इंप्रूव होती हुई दिखाई दी है, जो कि एक अच्छी बात है। 95 रुपीज से नीचे जाता हुआ दिखाई दिया डॉलर। और मार्केट अगर ओवरऑल देखोगे तो अच्छी चली है। मिड कैप 1.37% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, स्मॉल कैप 1.09% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। बाकी आप देख लो कौन रहा है ऊपर कौन रहा है नीचे। और इसी के साथ में हमारी ये आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।